हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा यूनिट का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग नेपोलियनिक ईरा को कवर करेंगे। ठीक है, नेपोलियन का काल यहाँ से शुरू होता है, तो ये पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको नेपोलियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। आपसे नेपोलियन का राइज पूछेगा तो आप अचानक से उसका राइज नहीं लिख सकते हो, आपको एक पेज इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। नेपोलियन का डाउनफॉल पूछेगा तो भी एक पेज इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपसे पूछता है नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो भी इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट, आखिर नेपोलियन था कौन, कहाँ से आया था, मतलब नेपोलियन का एक तरह से था कौन, वहीं हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास के उन शासकों में से है जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से इतिहास के धारा को ही बदल दिया। नेपोलियन एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल एक तरह से शासक रहा। शासक तो बहुत सारे हुए, लेकिन नेपोलियन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा कि एक तरह से पूरे हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया। अगर नेपोलियन नहीं होता तो हिस्ट्री कुछ और होता, लेकिन नेपोलियन के आने की वजह से हिस्ट्री जो है एक तरह से पूरी तरह से मोड़ ले लिया उसके कारण। इसी कारण उसके लिए कहा गया है कि वह असाधारण मस्तिष्क और चरित्र का मालिक था। किसी भी प्रकार की स्थिति या किसी भी देश में अपने लिए उच्चतम स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखता था। तो मतलब बताया जाता है कि नेपोलियन का जो दिमाग था वो सिंपल दिमाग नहीं था, जो बाकी कॉमन लोगों का जैसा मस्तिष्क होता है, जैसा दिमाग होता है, वैसा तो बिल्कुल नहीं था। उसका असाधारण मस्तिष्क था, मतलब काफ़ी कॉमन जो मस्तिष्क नहीं हो, कॉमन ब्रेन वाले लोग जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं सोचता था, वो काफ़ी डिफरेंट सोचता था। चरित्र, उसका कैरेक्टर जो था उसका काफ़ी अच्छा था, मतलब इस सब मामले में एक तरह से पर्सनालिटी उसका देखा जाए इस सब मामले में, एक शासक के मामले में, ठीक है, किसी भी प्रकार की स्थिति या किसी भी देश में अपने लिए जो है उच्चतम स्थान प्राप्त करने का उसमें क्या था, क्षमता था। उसके पास कैपेसिटी था कि वो फ्रांस में नहीं, अगर किसी और देश में भी होता तो वहाँ भी वो ऐसा ही करता, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी था। नेपोलियन में सफलता के लिए आवश्यक सभी गुणों का भंडार हुआ करता था, या भंडार भरा हुआ था। निरंतर कार्यरत रहने की असाधारण प्रतिभा, यानी कि उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा टैलेंट था कि वो थकता ही नहीं था। कभी भी नेपोलियन जो है अपने आप को थका हुआ महसूस ही नहीं किया। भविष्य की घटनाओं को समझने एवं उसके अनुसार निर्णय करने की दूरदर्शिता, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो दूर का सोचे। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो पास का सोचते हैं, अभी एक दिन आगे का सोच के ही घबरा जाते हैं, लेकिन नेपोलियन दूरदर्शी था। वो 1 साल आगे, 10 साल आगे, 20 साल आगे, मतलब फ्यूचर देख लेता था। एक तरह से फ्यूचर के बारे में सोच करके एक एक स्टेप चलता था। मुश्किल एवं चुनौतीपूर्ण हालत में अदम्य साहस के साथ सब कुछ झोंकने का जुझारूपन, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से डेडिकेटेड था। कितना भी मुश्किल आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका जो डेडिकेशन था, जो इंटेंशन था, यानी कि जो वो सोचता था उसको पूरा करने के लिए मतलब अपना सब कुछ दांव पे लगा देता था। साथ ही अगर कोई कार्य एक बार हाथ में ले लिया तो उसे पूर्ण होने तक जुनून की हद तक लगे रहने की जिद जैसे विशेषताएं उसे अति विशिष्ट युग निर्माता बनाती है। तो हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग पहले दिन तो बहुत, कोई अगर काम ठाने हैं तो पहले दिन काफ़ी इनर्जेटिक रहते हैं, दूसरे दिन से हम लोगों का एनर्जी कम होते रहता है। लेकिन नेपोलियन का क्या गुण था कि वो जो भी कार्य अपने हाथ में लेता था, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करता था तब तक उसी एनर्जी और उसी डेडिकेशन लेवल से उसका प्रोजेक्ट जो भी होता था उसका उस पर वो काम करता था, और जिसके कारण जो है एक तरह से वो पूरा हिस्ट्री में इतना बड़ा फिगर बन के आया। उपर्युक्त गुणों के साथ वह अपनी निरंतर सफलताओं से घमंडी एवं स्वार्थी भी होता चला गया। अभी तक तो हम लोग नेपोलियन का पॉजिटिव चीज़ देखे, अब उसके अंदर निगेटिव ये था कि जब वह एक पर एक सफलता, सक्सेस के सीढ़ी चढ़ता गया, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, घमंड आ गया। घमंड आ गया और वो सेल्फिश होने लगा। यानी कि पहले था कि वो लोगों का सहारा लेकर के शासन में आया, लेकिन बाद में क्या होने लगा, वो बस अपना स्वार्थ देखने लगा। तो जिसके कारण यह मतलब एक तरह से उसका डाउनफॉल हो गया।
तो इसी क्रम में नेपोलियन स्पष्ट कहता है, नेपोलियन बोलता है कि सत्ता मेरी रखैल है और इसे वश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है कि मैं न तो उसे किसी और को छीनने दूंगा और न अपने साथ भोगने दूंगा। यहाँ से नेपोलियन का आपको एक तरह से घमंडी और स्वार्थी प्रवृत्ति को आप देख सकते हैं इस लाइन से। साथ ही जो है उसमें प्रतिशोध की भावना भी कूट कूट कर भरी थी, यानी कि लोगों से बदला लेने का, जो मतलब एक तरह से उसके साथ या उसके देश के साथ या उसके कोई भी कम्युनिटी के साथ जो लोग भी मतलब एक तरह से बुरा किए थे या कभी कुछ गलत किए थे, तो उसके अंदर प्रतिशोध का भावना बहुत ज़्यादा था, जिससे भी किया है एक तरह से नुकसान होना तय था। वस्तुतः नेपोलियन में विरोधाभासी गुणों और अवगुणों की व्यापकता विद्यमान थी जो उसके व्यक्तित्व को जटिल बनाती है। तो नेपोलियन का जो पर्सनालिटी है उसको आप सिग्निफाई नहीं कर सकते हो, आप मतलब एक एक वर्ड उसको दे ही नहीं सकते हो। वो उसके अंदर पॉजिटिव भी था, निगेटिव भी था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड भी था, मतलब कोई एक टर्म उसके लिए यूज ही नहीं कर सकते हो। उसके पर्सनालिटी को क्या करता है, उसका जो गुण सब है काफ़ी जटिल बना देता है उसको, मतलब आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो एक तरह से, आपको हर एंगल से उसको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेपोलियन ने क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था और अराजकता के दौर में फ्रांस के शासन की लगाम संभाली थी। तो क्या हुआ, जब वहाँ पे इतना सब कुछ गड़बड़ चल रहा था फ्रांस में, जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं, तो वहाँ पे जो अराजकता चल रहा था यानी कि डायरेक्टरी का शासन आया, उसमें जो है शासन उन लोगों से संभाल नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो गया था, मतलब करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस बीच नेपोलियन का उदय होगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और उदय होने के साथ साथ वो क्या करेगा, वहाँ का शासन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस के राजतंत्र समर्थक समूह द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो दूसरी ओर अन्य यूरोपीय देश क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे। यानी कि फ्रांस में जो क्रांति चल रहा था, ठीक है, तो जो लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे यानी कि राजा को सपोर्ट करते थे, वो भी नेपोलियन का विरोध करने लगे। और दूसरी तरफ जो अन्य यूरोपीय देश थे यानी कि फ्रांस के अलावा उन लोगों को भी डर सताने लगा। इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, उसके बाद इधर और भी जो देश थे, तो उन लोगों को, स्पेन था, तो इन लोगों को डर सताने लगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारा भी गद्दी जा सकता है। तो ये सब लोग क्या हो गए, फ्रांस के विरुद्ध एकजुट होने लगे। एक तो राजतंत्र के समर्थक और दूसरे कौन, जो फ्रांस के विरुद्ध थे, जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस की तरह यहाँ भी क्रांति हो, वे लोग एकजुट होने लगे। आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को अगर नेपोलियन न संभालता तो फ्रांसीसी क्रांति का नामो निशान मिट जाता। तो एक तो इंटरनल क्राइसिस चल रहा था, यानी कि अंदर जो देश के अंदर के लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे जो गणतंत्र आए, और जो देश के बाहर के लोग थे वो भी नहीं चाह रहे थे, यानी कि जो बाहरी देश, तो वो तो नेपोलियन आया जो दोनों को कंट्रोल किया। एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी दिक्कत चल रहा था वहाँ पे, बाह्य और आंतरिक दोनों चुनौतियों का सामना करता है, और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति को एक तरह से जिंदा रखता है, वो बचा के रखता है फ्रांसीसी क्रांति को। अगर नहीं होता तो क्रांति का क्या होता है, एक तरह से नामो निशान मिट जाता। नेपोलियन एक तरफ अपनी विजयों से क्रांति के विचारों को यूरोप में प्रसारित करता है, तो दूसरी ओर असीमित सत्ता विस्तार करने के लिए स्वयं क्रांति का हंता बन जाता है। तो नेपोलियन का देखिए, एक तरफ क्या करता है कि वो क्रांति के जो भी आदर्श थे, आइडियल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको फैलाता है यूरोप में, यानी कि खुद एक तरह से प्रचार करता है क्रांति का। और दूसरी तरफ जब उसके हाथ में सत्ता आता है, सत्ता आने के बाद वह खुद एक तरह से क्रांति का हंता बन जाता है, खुद से वो निरंकुश होने लगता है, डिक्टेटरशिप की तरह करने लगता है अपना साम्राज्यवादी विस्तार के लिए। तो एक तरह से दोनों काम ये खुद ही करने लगता है। तो उसके कार्यों एवं विजयों का प्रभाव न केवल फ्रांस अपितु संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। तो वो जो भी करता था, जो भी एक्शन लेता था, उसका इम्पैक्ट जो है फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप पे पड़ा। अतः इतिहास में उसके शासन काल को नेपोलियन युग कहा जाता है। नेपोलियन का एक पूरा ईरा था, ठीक है, एक पूरा जैसे होता है ना डिकेड यानी कि 10 साल का, वैसे ही एक तरह से 100 साल का सेंचुरी होता है। तो नेपोलियन का एक अपना युग था, नेपोलियनिक ईरा जिसको बोला जाता है, नेपोलियनिक ईरा। ओके, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ था। ठीक, नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन एकाकी रहा, यानी कि बचपन में वो काफ़ी अकेले टाइम स्पेंड किया था। बचपन में काफ़ी दुबला पतला था, एकांत में मिट्टी के किले बनाते रहता था, फिर उसको तोड़ देता था, फिर बनाता था, फिर तोड़ता था। उसके पिता उसको क्या किए, सैनिक शिक्षा के लिए
फ्रांस भेज दिए, जहां पर बिरिये और पेरिस के सैनिक स्कूलों में उसने क्या किया, सैन्य शिक्षा प्राप्त किया। विद्यार्थी जीवन में उसने इतिहास, भूगोल के साथ ही तत्कालीन बौद्धिक चिंतकों यानी कि वोल्टेयर, रूसो आदि का भी अध्ययन किया। तो जब वो स्टूडेंट लाइफ में था, जब उसका पढ़ने का उम्र था, तो उस लाइफ में वो इतिहास को स्टडी करा, भूगोल के साथ साथ तत्कालीन जो बौद्धिक चिंतन यानी कि इससे पहले जो पुनर्जागरण हुआ था उसके बाद से, और जो मतलब फिलोसफर का राइज होता है, तो वे लोग जो फिलोसफी दे रहे थे एक बदलाव के लिए, तो उसमें वोल्टेयर, रूसो आदि का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के आप कारणों में देख चुके हैं कि रोल ऑफ फिलोसफर्स को हम लोग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप नहीं देखें उस लेक्चर को तो ज़रूर देख लीजिए, 2021 के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेयर और रूसो दोनों का जो बौद्धिक चिंतन था, यानी कि जो भी वे लोग बताते थे उसको भी वो क्या किया था, एक तरह से अध्ययन किया था। वो जूलियस सीजर और एलेक्जेंडर से क्या था, अत्यंत प्रभावित था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग राइज ऑफ नेपोलियन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।